बैटरी। Hello everyone, a very warm welcome to all of you in the very first class of third vocabulary special batch. So आप सभी का स्वागत है थर्ड vocabulary special batch के पहली क्लास में. गुड मॉर्निंग नहीं है ऋतुराज, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गई इवन. चलिए, सो सभी को गुड इवनिंग भाई. सरिता, पुष्कर, राजेश, अमर, आंचल, सौरभ, अभिषेक, विनय, हेमंत, सभी को गुड इवनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज हमारी पहली क्लास है वोकैबुलरी की. So this is the intro class. Vocabulary development. So सबसे पहला सवाल मन में ये पैदा होता है कि why this class? इस क्लास की क्या जरूरत है हमें? Why this class? हाँ जी, क्यों ज्वाइन किया आपने इस क्लास को? What's the purpose? वेलकम सिद्धांत, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, सभी को वेलकम. हाँ जी, बताइए, सवाल आप तक पहुंच चुका है. व्हाई दिस वोकैबुलरी स्पेशल बैच? क्या पर्पज से आपने ज्वाइन किया है इसको? तो आपका थोड़ा सा कमेंट आने में मुझे टाइम लग रहा है अभी, मतलब क्योंकि 30 सेकंड का डिले होता है सवाल और जवाब में लाइव क्लासेस में. सो मैं सीधा आपके सवाल का जवाब दे दूं. देखो, वोकैबुलरी की अगर बात करो तो किसी भी लैंग्वेज की बात हम करें, वी आर इन द क्लास ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एवरीबॉडी नोज दैट. सो कोई भी भाषा के अंदर भाषा में शब्द होते हैं और शब्दों को कैसे अरेंज करना ये उस भाषा का व्याकरण सिखाता है आपको, right? So grammar lets you learn that how to arrange the words properly so that you can make a coherent sentence, right? और अगर सही शब्दों की कमी है आपके पास तो बड़ी दिक्कत होती है. वो सुना होगा ना आपने, जैसे हम कहते हैं कि भाई शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, बिकॉज जो भावनाएं हैं वो शब्द ही नहीं है आपके पास जिनके सहारे उन भावनाओं को आप सामने वाले तक ट्रांसपोर्ट कर सकें. वो जो गाना है एक, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे, रॉकस्टार के, तो लगभग मोर और लेस हालात हमारे वैसे ही होते हैं. सही शब्द सही समय पे ध्यान नहीं आते और फिर हम शुरुआत करते हैं शब्दों को याद करने की. तो उसकी शुरुआत भी बचपन से होती है, यू नो दैट. जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं हम नए सालों में, तो घर में जरूर स्कूल के दिनों में घर के बड़े लोगों ने कहा होगा कि बेटे एक कॉपी बनाओ, रोज 10 वर्ड लिखो, महीने के लास्ट तक तुम्हारे पास 300 हो जाएंगे और साल में 3600 हो जाएंगे. लेकिन वो नया नया व्रत जो हमने लिया था वो 4-5 जनवरी से आगे जाता नहीं एक्चुअली, और वो फिर कॉपी किनारे भी हो जाती है. तो अगर एक साल भी वो क्रांतिकारी काम हमने कर लिया होता तो 3600 शब्द याद हो गए होते. लेकिन वो स्कूल भी निकल गया, कॉलेज भी निकल गया और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम आ गए, लेकिन दर्द अभी भी वोकैबुलरी का हमारा कायम है. सो क्यों है ये दर्द और कैसे इस दर्द को दूर करें, उसी के इलाज के लिए ये बैच है आपके लिए. सो आइए, सबसे पहले जरा अपने काम को हम बाइफरकेट करते हैं कि हमें क्या क्या फोकस करना है और क्यों करना है. वोकैबुलरी में प्राइमरीली यू हैव 2 काइंड ऑफ चैलेंजेस. तो पहला चैलेंज तो हमारे पास है शब्दों को याद रखने का, और दूसरा चैलेंज आता है जब याद रखने लग जाते हो तो दूसरा चैलेंज आता है यार इनको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें. बिकॉज जब आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं क्लोज टेस्ट से, फिल इन द ब्लैंक्स में, या सिनोनिम एंटोनिम के जब क्वेश्चंस मिलते हैं और वो पूछते हैं व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम, और 4 के चारों ऑप्शन वो सिनोनिमस वर्ड्स के ही हैं, लेकिन आपके पास कोई टूल नहीं होता जिनके आधार पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकें. तो हम इस कोर्स के अंदर ब्रॉडली इन दोनों समस्याओं का समाधान करेंगे, राइट? यानी शब्दों को कैसे याद करें, उनकी टेक्निक्स जो हैं हमारी, और बहुत सारी हैं, उनको हम कैटेगोरिकली जो है उनके ऊपर काम करेंगे. और दूसरा जो है वो हाउ टू यूज, यानी जो यूसेस का एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, शब्दों को किस तरीके से प्रयोग करें. अब अगर मैं टिपिकली आपके एग्जाम्स की बात करूं तो आप में से मोस्टली जो लोग हैं वो एसएससी या बैंकिंग एस्पायरेंट्स होंगे. एसएससी के अंदर अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं डायरेक्टली, तो सिनोनिम एंटोनिम यू ऑलरेडी नो. उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. फिर आपके पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास जो वोकैबुलरी की समझ को थोड़ा टेस्ट करते हैं. तो ये तो थोड़ा डायरेक्ट वोकैबुलरी हो गई. लेकिन जब आप बात करते हो क्लोज टेस्ट की, जो आपको बहुत डराता है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले कॉम्प्रिहेंशन बैच को भी हाथों हाथ लिया
और पढ़ रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अब वो क्लोज टेस्ट, वो पैराजम्बल्स जो पहले शायद एक पैराजम्बल में 2 मिनट लग जाता था, वो आपको 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में यू आर एबल टू आंसर देम। तो वो चीज इसीलिए कि अब आपको उसकी टेक्निक जो है वो समझ में आ रही है। तो बिल्कुल वोकैबुलरी भी बस तरीके से बिल्कुल लॉजिकल है, यहां पे सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, आपको शब्दों को समझने की जरूरत है। तो आज की पहली क्लास में मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखूंगा जो आपको पता है लेकिन वो आपको बहुत परेशान करते हैं। वो मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे मैंने कहा कि एसएससी क्या पूछता है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम, और हम घर पे क्या करते हैं कि एक वर्ड को देख करके उसके सिनोनिमस शब्दों की लिस्ट को रट रहे होते हैं। उस लिस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, आपको फायदा तब होगा जब उन सिनोनिमस शब्दों में क्या डिफरेंस है आपको इसके बारे में समझ हो। और एक बात दिमाग में ये बिठा लेना कि कभी भी दो शब्द सेम नहीं होते, दे आर सिमिलर। टू वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिमिलर एंड देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। सो आइए जरा शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक शब्दों के साथ। हाउ टू रिमेंबर, ये सब टेक्निकल चीजें आगे देखेंगे। आज मेरी पहली क्लास जो है आपकी ये यूसेज के लिए है, राइट। सो वोकैबुलरी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वोकैबुलरी एंड इट्स यूसेज का हमारा ये पहला सेशन है आज। तो सबसे पहले मैं शब्द आपके पास 3 लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक वर्ड है ये। वॉर है, फाइट है और बैटल है। ये 3 वर्ड हैं आपके पास। अगर मैं आपको पूछूं कि वार, फाइट और बैटल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मोर और लेस हमें मतलब पता है वो यही पता है कि तीनों का मतलब ले दे के कुछ लड़ाई झगड़े से ही रिलेटेड है ये। व्हाट्स द डिफरेंस, कहां पे आप वार लगाओगे, कहां पे आप बैटल लगाओगे और कहां पे फाइट लगाओगे, जरा बताएंगे आप मुझे। अच्छा, इस बैच के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखिए बैच की जो टाइमिंग है वो आपकी 4 to 5 होगी, ठीक है। क्लासेस जो होती हैं आपकी करीब 35 डेज तक, पिछले भी 2 बैचेस जो हैं वो 35 डेज तक चले, यानी ये पूरा बैच आपका करीब 35 आवर्स का है। हर बैच में मैं कुछ नई सीट या नए तरीके के अप्रोच को लेकर के आता हूं, तो वो कई बार नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ भी जाती हैं, लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, मिनिमम 35 डेज ये पूरी क्लासेस होंगी आपकी। पर डे क्लासेस होती हैं ये, ठीक है। बीच में कभी एक आध छुट्टियां हो भी सकती हैं, वो तो कभी भी कहीं पे भी हो सकती हैं, बट अदरवाइज शेड्यूल जो है हमारा 6 days a week वाला शेड्यूल है इस बैच के लिए। और इस बैच के बाद जो आपकी वोकैबुलरी मतलब याद रखने का है, वो भी कम से कम 3 से 4 हजार वर्ड उस बच्चे को भी बेहतर याद हो जाएंगे जिसकी अभी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, और जिनकी थोड़ी अच्छी है उनकी समझ और बढ़ जाएगी यूसेज वाली, ठीक है। और लैंग्वेज पे कमांड आपकी बेहतर होगी। सो हाँ जी, आ जाइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर बात हम बाद में भी कर लेंगे थोड़ी सी। चलिए, सिद्धांत, सौरभ, शिवम, ओम, दीपक सभी आंसर कर रहे हैं। बिट्टू, बिल्कुल बिट्टू, क्लास लाइव है। तो यहां पे देखो, यहां पे स्केल का फर्क है। जैसे आप अगर बात करें बैटल, वैसे मैं दूसरे नंबर पे लेके आऊं, अगर स्केल की बात करें हम, तो फाइट, बैटल और वॉर, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एक्चुअली डिग्री ऑफ वर्ड बढ़ता चला जा रहा है, जो इंटेंसिटी है लड़ाई की वो बढ़ रही है, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्ड। अभी फाइट जो है वो 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, राइट, लेकिन जो बैटल इसे आप पढ़ते हो, बैटल ऑफ पानीपत, तो वो पानीपत की लड़ाई है जहां पे 2 ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज हैं आपके पास, बट वी यूज वर्ल्ड वॉर बिकॉज अब वहां पे स्किल बहुत बड़ा हो गया एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली फाइटिंग। सो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, वर्ल्ड वॉर बोलोगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी लड़ाई रोड रेस भी होती है, जब 2 लोग रोड पे भिड़ जाएं, गाड़ियां टच हो गई, हिट कर गई एक दूसरे को, तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, उसको रोड रेस कहते हो आप। स्कफल है, ब्रॉल है, रेस है, सब तरह के लड़ाई झगड़े, लेकिन कौन सा शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा और कहां लगेगा, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। अब आइए कुछ और अगले समझ की तरफ चलते हैं, अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है आपके पास MOAT, नेक्स्ट वर्ड है GULLY, और तीसरा वर्ड है आपके पास ट्रेंच। हाँ जी, अब मैंने यहां पे 3 वर्ड लिखे हैं, आई होप शायद इसके मतलब में भी कुछ दिक्कत हो आपको।
यहां पे आप थोड़ी सी दिक्कत फील कर सकते हैं मीनिंग में भी। तो मैं बता दूं ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी गड्ढे के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप मोट का इस्तेमाल करोगे, कहां गली का इस्तेमाल करोगे और कहां ट्रेंच का इस्तेमाल करोगे, ये समझने वाली बात होगी। अब मैं आपको चैलेंजेस समझा रहा था कि मान लो कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ जाए, यू हैव एन FIB क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस यू केम टू नो दैट आई नीड अ वर्ड जिसका मतलब गड्ढा हो, लेकिन वो कैसा गड्ढा है, तो वहां पे फंस जाओगे। अब मान लो 5 वर्ड है, 5 में से 2 तो एलिमिनेट कर लिया, लेकिन वो स्टूडेंट जो वोकैबुलरी को रटने की चीज समझता है वो यहां पे फंस जाएगा, क्योंकि उसने जब कहीं ट्रेंच पढ़ा होगा तो उसके सिनोनिम की लिस्ट में उसने मोट और गली भी पढ़ा होगा। उसका फोकस इस पे नहीं था कि इस मोट, गली और ट्रेंच में फर्क क्या है। मैं बार बार उसी की बात करता हूं, पेपर में क्या चैलेंज आप फेस करते हैं, हमें पढ़ाई उसके हिसाब से करनी है। यू डू नो दिस फैक्ट, nobody asks you the meaning in any of the exams। किसी भी एग्जाम में आपको शब्दों के अर्थ नहीं पूछे जाते, आपको पता है इस बात का। शब्दों के अर्थ कहीं नहीं पूछे जाते, शब्दों के प्रयोग की समझ को वो टेस्ट करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे पिछले वोकैब स्पेशल बैच में मैंने करीब 12 के करीब मिसलेनियस हैंडआउट्स बच्चों को प्रैक्टिस कराया इस 35 दिन के अंदर, यानी ज्ञान देने के साथ साथ हमने करीब 12 के करीब मिसलेनियस हैंडआउट, जिसमें अलग कभी एनालॉजी के थ्रू, कभी फिलर्स के थ्रू, कभी मैचिंग के थ्रू, यूसेस के बहुत सारे मिसलेनियस हैंडआउट्स किए जो आप भी इस बैच में करोगे। तो मैंने वो हैंडआउट इसीलिए मैं वो लेके आया, वो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, कि बच्चे को समझ में आए कि यार शब्दों के यूसेस का ही तो सारा सरदर्द है और वो हम खो देते हैं। तो इसीलिए वो क्या बैच है। आइए समझते हैं क्या फर्क है इन गड्ढों में। जो सबसे पहला वर्ड है आपका राइट, इसका मतलब होता है अ वाइड डिच। आई होप मुझे ब्लैक से ही लिखना चाहिए, शायद आपको ये नजर ना आए रेड में। सो इसका मतलब है अ वाइड डिच सराउंडिंग अ कासल। क्या मतलब है भाई इसका? पुराने समय में जैसे आपने देखा था, वो मतलब अभी भी देखते हैं, हमारे पास जो किले होते थे, फोर्ट्स, तो जो भी बड़े बड़े किले थे या महल होते थे, उनकी सुरक्षा कैसे होती थी। अब मान लो ये पूरा का पूरा महल बना हुआ है यहाँ पे, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहेगा, और यहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, और उसके बाद फिर जमीन का हिस्सा आएगा। तो पुराने समय में सुरक्षा के लिए काम होता था। क्या लिखा है? अ वाइड डिच सराउंडिंग अ कासल। जो भी महल जैसा स्ट्रक्चर है उसकी चारों तरफ गहरे गड्ढे, जो कि जनरली पानी से भरे होते थे, और पर्पस क्या होता था? सुरक्षा के लिए ऐसा होता था, कोई आक्रमणकारी सीधे महल पे हमला न कर सके, किलों पे हमला न कर सके, उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। तो ऐसे गड्ढे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को कहते हैं मोट। अब इससे क्या होगा कि अब मान लो फिलर का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, यू हैव गॉन थ्रू द पैराग्राफ एंड दैट पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल इवेंट, एंड अब आप आसानी समझ में जाएंगे कि अच्छा इसमें तो महल की बात हो रही थी, किलों की बात हो रही थी, यहां पे गड्ढे के सेंस के लिए मोट चाहिए। इसी को मैं कह रहा हूं, इसी को यूसेस कहा जाता है, और पेपर में चैलेंज वही है। आइए अब अगले शब्द की तरफ चलते हैं, गली। What is the meaning of gully? Gully means a ravine formed by water। अब यहां पे लिखा हुआ है ravine formed by water, right? या बाय द एक्शन ऑफ वाटर कह सकते हो आप, थोड़ा सा और बेहतर कर दे हम, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? कि लगातार पानी बहने से जो पैसेज बन जाता है, जो घाटी बन जाती है, जो गड्ढा हो जाता है, वाटर के लगातार मूवमेंट से उस तरह के गड्ढों को, उस तरह की घाटी को आप खासतौर से क्या कहोगे? दैट विल बी कॉल्ड गली। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गड्ढा, बट द सेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड यू नीड टू नो कि कहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा आपके पास है ट्रेंच। इस ट्रेंच से एक वर्ब भी बनता है, एंट्रेंच करना। ट्रेंच का मतलब होता है जैसे बंकर जैसे बनाए जाते हैं। आप जानते हैं बंकर क्या होता है?
राइट। तो बंकर जो है वो सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जमीन में ही गड्ढा खोद करके छिपने की जगह। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस तरह के गड्ढे को आप क्या कहोगे, दैट वुड बी कॉल्ड ट्रेंच। सो सब के सब गड्ढे ही हैं, बट द यूसेज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड दैट शुड बी फोकस इफ यू टॉक अबाउट द वोकैबुलरी एंड पर्टिकुलरली द सिनोनिमस वर्ड्स। सो अभी तक हमने शब्दों को रटा है, रटना छोड़ो, शब्दों के डिफरेंस के ऊपर फोकस करो। मैंने बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, नोबडी आस्क्स यू द मीनिंग इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग योर कैपेबिलिटी ऑफ यूसेस, राइट। चलिए, तो ये गड्ढों की बात करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और फिर दो तीन शब्द मैं आपको देता हूं जो हमें परेशान करते हैं। Next word is MASSACRE, massacre. Second one is genocide, and the third is carnage. Yes. Now we have these three words. Repeat gully word, sir. नलिनी, गली का मतलब हो गया कि एक ऐसा गड्ढा जो पानी के मूवमेंट से बनता है। अब जैसे घाटियां जो होती हैं, अब जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, और इस एरिया में क्या है, पानी बह रहा है, तो घाटी क्या कहते हैं आप, दो पहाड़ों से जो घिरा हुआ एरिया है। तो वो लगातार पानी के मूवमेंट से उस तरह की चीज बनी गई, तो उसे क्या कहोगे, उसी को रवीन कहते हैं आप, RAVINE, रवीन इज अ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बिल्कुल। गली इज इरोजन बाई चंबल रिवर, वेरी गुड, ओम ने उदाहरण दिया एक, ठीक है। ओके आशीष, यू आर फ्रॉम भागलपुर, बहुत अच्छे। सौरभ, घेराबंदी। चलिए, सो पढ़ते रहिए साथ के साथ, मैं भी उतने कमेंट्स नहीं देख रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके तक कुछ शब्द पहुंचे, बाकी तो हालचाल करते रहेंगे हम आने वाली क्लासेस में। हाँ जी, सो मैसेकर, जेनोसाइड एंड कार्नेज, अगर हम इसकी बात करें, एंड इफ आई आस्क दीज थ्री वर्ड्स टू अ एवरेज स्टूडेंट, व्हाट्स द आंसर इज, उसका आंसर होता है सर तीनों का मतलब नरसंहार होता है। तो ठीक है भाई, बिल्कुल नरसंहार होता है, और इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ये हिदायत देता हूं कि जो अंग्रेजी से हिंदी वाली मीनिंग है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, राइट। वो पढ़ना वो स्कूल के दिनों में काम करता था। अभी क्या है कि वन वर्ड में हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एंड फॉर अ सिंगल मीनिंग यू हैव मल्टीपल वर्ड्स। तो एक मतलब के लिए बहुत सारे शब्द हैं और एक शब्द का बहुत सारा मतलब होता है, तो उसको छोड़ो आप, और स्टैंडर्ड जो डिक्शनरीज है हमारी, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कॉलिंस डिक्शनरी है, थिसॉरस है हमारे, वहां पे थोड़ा शब्दों के ऊपर रिसर्च करो। सिर्फ एक ही डिक्शनरी से नहीं, एक शब्द को दो तीन डिक्शनरी में देखोगे तब जाके थोड़ी समझ पैदा होती है उनके कंपैरिजन से। हाँ जी, सो मैसेकर एंड देन द जेनोसाइड एंड द कार्नेज, वी हैव दीज थ्री वर्ड्स। बिल्कुल अनिरुद्ध, नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स की चिंता छोड़ो यार, नोट खेल के जीवन खत्म हो रहा है हमारा, तुम नोट की बात कर रहे हो। नोट्स तो मिलेंगे ही, नोट्स तो अवेलेबल है, हमें समझ नहीं आता उसको यूटिलाइज कैसे करना है। मैसेकर, देखो इन तीनों के अंदर ना एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, मास किलिंग, यानी आप बड़े पैमाने पे लोगों को मार रहे हैं, ये कॉमन सी बात है। मैंने कहा कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी सिनोनिमस वर्ड्स हैं, वो सिमिलर तो हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, सेम नहीं है। सो जेनोसाइड क्या होता है, हाँ जी, कहां यूज करोगे इसका, जेनोसाइड, genocide is the killing of a community in a planned manner, that is called what, genocide. जब आप किसी कम्युनिटी को, खास कम्युनिटी को प्लान तरीके से मारते हैं तो उसे जेनोसाइड कहा जाता है। अब जैसे आप जो दिल्ली के अंदर 1984 सिख राइट्स कहते हैं हम, वैसे राइट्स इज नॉट द टेक्निकली द करेक्ट वर्ड ओवर देयर, बिकॉज राइट्स में दो पार्टीज होती हैं, वहां सिखों को मारा गया। जो हमारे पास रिपोर्टेड फिगर्स हैं वो शुरुआती 3 से 4 दिनों में ही उनकी संख्या कुछ 3 से 4 हजार के आसपास थी। तो जहां आप एक कम्युनिटी को प्लान तरीके से मार रहे हैं, उस तरह से मारने को आप क्या कहोगे, दैट वुड बी कॉल्ड जेनोसाइड। अभी मैसेकर क्या है, हाँ जी, व्हाट इज मैसेकर,
मैसेकर इज indiscriminate and deliberate, or you can say intentional killing. अब देखो कुछ और अंग्रेजी आ गई यहां पे, तो जरा इस बात को समझते हैं। क्या लिखा है? इनडिस्क्रिमिनेट, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यहां पे बात क्या थी? ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी एक खास जमात के लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहां बूढ़े, बच्चे, जवान, जो भी है उसे मारा जा रहा है। और डेलिबरेट, इसका मतलब जानबूझ करके, इंटेंशनल मारा जा रहा है उसे। और इसके लिए आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? जलियांवाला बाग हत्याकांड 2019 है, लगभग सेंटिनरी इसका मनाने वाले हैं हम अभी, राइट। इस घटना को, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, उसके लिए आप मैसेकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे बूढ़े, बच्चे, जवान सभी को गोलियों से भून दिया गया। और ये कैसा था? ये डेलिबरेट था, जानबूझ के हुआ था, एक्सीडेंटल नहीं था। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा कीवर्ड को पकड़ो कि किस आधार पर मैं अपने दिमाग में इस चीज को रजिस्टर कर सकूं कि मैं इसको आसानी से दिमाग में अपने याद रख सकूं। ढंग से रजिस्टर होगा तभी रिटेन कर पाओगे, और तभी जब पेपर में आएगा तो रिट्रीव कर पाओगे। सो वी हैव 3 R's इन द मेमोरी, राइट? रजिस्टर, रिटेन एंड रिट्रीव। सो बात समझ में आई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आप किसका इस्तेमाल कर लोगे? मैसेकर का। ये इनडिस्क्रिमिनेट होता है और इंटेंशनल होता है, ठीक है। अब बारी है किसकी? कार्नेज की। व्हाट इज कार्नेज? कहां पे इस्तेमाल करेंगे आप इसका? बिल्कुल आशीष, जलियांवाला बाग जो है वो मैसेकर है। कार्नेज, वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अनामिका ने कहा वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वेरी गुड भाई। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर तो है ही है, वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये बात तो कॉमन है सभी में। अलग कैसे करोगे? स्पेशली इन वॉर, किसी लड़ाई में जब लोग मारे जाते हैं तो उस तरह की हत्या को, लोगों के मरने को, मास किलिंग को हम क्या कह लेते हैं? कार्नेज कह लेते हैं। ये कार्नेज का एक इस्तेमाल हो गया। अभी आपको बताऊंगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रूट वर्ड भी है हमारा, CARN। ये एक्चुअली एक रूट वर्ड है, राइट। और दूसरी बात क्या कि कार्नेज वर्ड जो है, इसमें ध्यान में रखना है आपको कि ये इंटेंशनल भी है। भाई जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध तो हो ही रहा है, तो ऐसे तो अनजाने में हो नहीं गया। इंटेंशनल भी हो सकता है और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या इंसिडेंटल हो सकता है, जिस भी सेंस में लो। अब इसका क्या मतलब है कि अभी इथियोपियन एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग को बड़ा नुकसान भी हुआ उसकी वजह से, कितने सारे ऑर्डर्स उनके खत्म हो गए। अलग अलग देशों ने बोइंग के विमान को उड़ाना बंद कर दिया, उस पर्टिकुलर मॉडल 737 मैक्स। तो उस एयरलाइंस के उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की दुर्घटना में कुछ 160 प्लस के करीब लोग मारे गए। उस मौत को भी, क्योंकि 160 लोग मरे हैं, वो भी तो मास किलिंग है, वहां पे कार्नेज का इस्तेमाल वहां पे भी हो सकता है। कारण क्या है कि वो एक्सीडेंटल है, वो इंसिडेंटल, एक घटना घट गई और उसमें लोगों की मौत हो गई, तो उसके लिए भी आप कार्नेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां मैसेकर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो दिस इज इंग्लिश, ये चीज फोकस करनी है आपको। और मैं बार बार बात यही करता हूं, इफ यू वांट टू इंप्रूव इन एनी लैंग्वेज, काम क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक द एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। और इसीलिए आपने खुद भी इस बात का एहसास किया होगा कि चाहे मेरी ग्रामर की क्लासेस होती हैं, वोकैबुलरी होती है, कॉम्प्रहेंशन होती है, मैं एग्जाम्पल हमेशा मीडिया से, पॉपुलर मीडिया से उठा के लेके आता हूं। वो घटना शायद 2 दिन पुरानी भी हो सकती है। तो ये तभी होगा जब आप सुनते, पढ़ते और देखते हैं, और तब यूसेज पे फोकस होता है। सो ये क्लियर हो गई बात सभी को? मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेज, एवरीबडी इज क्लियर?
आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम इनको सिर्फ सिमिलर कह दें कि सब के सब सिनोनिमस हैं। जलियांवाला बाग बिल्कुल मैसेकर है, तभी तो मैसेकर के साथ एग्जाम्पल दिया गया है सुरजीत। तो जलियांवाला बाग इज अ मैसेकर, जेनोसाइड इज द 1984 killings in Delhi, that you can take the example, या ज्यूस को जो मारा गया वो एग्जाम्पल है हिटलर के जमाने में। तो जब आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके मार रहे हैं तो दैट इज व्हाट जेनोसाइड एंड कार्नेज विल बी यूज्ड लाइक अ वायलेंट किलिंग। वायलेंट किलिंग, अच्छा किलिंग यहां छूट गया है, ऐड कर लेना भाई। ये वायलेंट किलिंग है, हिंसक तरीके से आप मार रहे हैं बड़े सारे लोगों को, लेकिन वही बात, स्पेशली इन वॉर, राइट। सो एक वॉर सिचुएशन में जब आप लोगों को मार रहे हैं वो, और दूसरी बात कि मतलब इंटेंशनल भी है ये और इंसिडेंटल भी है, जबकि मैसेकर जो है ये सिर्फ इंटेंशनल है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो सेंटेंसेस को पढ़ो, और अब इसके बाद जब आपके फिलर्स हैं या क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके सही होने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। वर्षा का सवाल है कि tell me the how to go through the Hindu for vocab purpose. Versa, it's a very subjective thing that how to read the newspaper. I will definitely devote some time on this, right, in the reading comprehension batch. अभी बात होगी इसके बारे में। तो कितना पढ़ना है वो सभी का बिल्कुल अलग अलग होता है। बिल्कुल अंकित, हिटलर was done genocide नहीं, had done। चलिए, बिल्कुल कॉम्प्रहेंशन बैच भी लेके आऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी एक बैच चल रहा है रॉकी। आइए थोड़ी सी और कुछ शब्दों की बात करते हैं। या अभी कोई वर्ड फॉर्मेशन पूछ रहा था, आ जाओ थोड़ी सी वर्ड फॉर्मेशन भी कर लें, पहली क्लास है, यूसेज तो देखेंगे ही कल। एक शब्द आपने अभी यहां पे इस्तेमाल किया है और वो क्या था, जेनोसाइड। साइड वर्ड क्या है भाई, दिस इज किलिंग। ये क्या होती है, हत्या होती है। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जो वर्ड फॉर्मेशन का है, PRS मेथड। ये PRS मेथड है, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, R स्टैंड्स फॉर रूट्स एंड S स्टैंड्स फॉर सफिक्स। और मैं ये जो रूट वर्ड मैंने चूज किया है ये SSC का बड़ा फेवरेट वर्ड है, और करीब 10 सालों से ऊपर टाइम से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं और सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आ जाइए, CID। सबसे पहले बात करते हैं खुद को निपटाने की। आत्महत्या की इंग्लिश क्या होती है, दैट इज सुसाइड, राइट, खुद को मारना। द नेक्स्ट वर्ड इज द होमिसाइड। नाउ व्हाट इज द होमिसाइड, what is the homicide? This is killing of any human being। आपने अगर किसी को भी मार दिया तो वो होमिसाइड में आ जाता है। जैसे आप सुनते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड एंड इनकल्पेबल होमिसाइड, इस शब्द का इस्तेमाल होता है कई बारी, जो बिल्कुल एक लीगल लैंग्वेज है। तो कल्पेबल, कल्प भी रूट वर्ड है एक्चुअली। कल्प शब्द कहीं पे भी आए, CULP, तो सेंस निकल के आता है ब्लेम। कल्पेबल होमिसाइड, अगर इसके आरोप किसी के ऊपर लगे हैं, इसका मतलब कि उसने किसी की हत्या की और वो आरोप के योग्य हत्या है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में किसी से किसी की जान चली गई, गाड़ी के टक्कर में जान चली गई, तो वो इनकल्पेबल होमिसाइड होगा, वहां अनजाने में एक इंसान की मृत्यु हो गई। तो होमिसाइड इज अ किलिंग ऑफ एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके पास है पैट्रीसाइड। आप देखो पैट्रीसाइड, PATRICIDE। पैट्री वर्ड आए या पैटर आए, PATER, ये दोनों के दोनों रूट वर्ड हैं अगेन, और इसका मतलब क्या होता है, फादर होता है। तो अब आपको सीधा पता लग गया कि पिता की हत्या को एक शब्द में क्या कहोगे आप, दैट विल बी कॉल्ड पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड। और पैटर शब्द से कौन सा शब्द निकलता है भाई, तो यहीं से तो निकलता है पैटर्नल प्रॉपर्टी, यानी पिता से आने वाली प्रॉपर्टी। तो पैटर आए या पैट्री आए, दोनों फादर के लिए है। अब आप देखो यहीं से एक शब्द और हम पैट्री से अगर निकालें तो एक वर्ड आपने ये भी सुना होगा, पेट्रियार्क। पेट्रियार्क।
अभी जब चुनावों का सीजन है तो लगातार ये वर्ड आपको सुनने में आया होगा, और खासतौर से किसके लिए? श्री लालकृष्ण आडवाणी के लिए, कि दैट ही इज द पेट्रियार्क ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पेट्रियार्क हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। तो अभी यहां पे भी फिर रूट वर्ड है। रूट वर्ड की खास बात यही होती है ना कि बस ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और इसीलिए रटने की जरूरत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। देखो, आर्क भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है रूल करना, शासन करना। और इसी पेट्रियार्क से शब्द फिर आपके पास आता है क्या? पेट्रियार्कल सोसाइटी। सुना होगा आपने, दंगल मूवी के रिव्यू जब भी पढ़े होंगे अखबारों में, यह शब्द निकल के आया था, वो उसी पेट्रियार्कल माइंडसेट के खिलाफ था। अब पेट्रियार्कल माइंडसेट या पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसी होगी? जो पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्ता जिसे कहते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, दैट विल बी कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी, and the person will be called patriarch, and patriarchy is what? That is abstract noun. अब देखो, ग्रामर पैरेलल चलती है। कभी भी दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर सेपरेट थिंग्स। आपको या तो दोनों आती है या दोनों नहीं आती है, ये अधूरा कभी नहीं होता कि नहीं सर मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर नहीं अच्छी, या मेरी ग्रामर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इन जनरल आप अगर खुद भी विकलांग है तभी ऐसी बात करेंगे, मानसिक रूप से मेंटली हैंडिकैप्ड, then you will talk like this. Patriarch is what? It is a common noun. And what is common noun भाई? Definition रटना नहीं था, समझना था। कॉमन नाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक शब्द जो कि कॉमन हो अपने क्लास के सारे मेंबर्स के लिए, उसी को तो कॉमन नाउन कहते हैं। You know that. So patriarch is common noun. Patriarchal society I just spoke. So patriarchal society शब्द क्या है भाई? This word is noun, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? That is adjective. So patriarchal is adjective, और यहीं से शब्द अगर आपने निकाला पेट्री से ही, patriarchy. So patriarchy is what? That is abstract noun because it's an ideology, और कोई भी आइडियोलॉजी एक्चुअली भाववाचक संज्ञा ही होती है। वो एक आइडिया है, एक विचार है, उसको आप टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखा, यही है वर्ड फॉर्मेशन, इसी को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अगर आपकी ग्रामर बेहतर है तो शब्द बहुत तेजी से आपके मल्टीप्लाई होने लगते हैं। नहीं, जिस बच्चे की ग्रामर कमजोर है उसे हर शब्द नया लगता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शब्द नए, वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स में नए बन रहे होते हैं। अब आ जाइए, पेट्रिसाइड के बाद अब हम बात करेंगे, ये पिताजी की हत्या हो गई, माताजी की हत्या जो होगी वो क्या होगी? मेट्रिसाइड। एंड अगेन आपको पता लग गया, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। मेट्री आए या मैटर वर्ड आए तो ये दोनों के दोनों किसके लिए इस्तेमाल होंगे? मदर के लिए। और इसीलिए मामा जी मटरनल अंकल होते हैं, राइट? मम्मी के पक्ष से आ रहे हैं, माताजी के पक्ष की तरफ से आ रहे हैं। सो मेट्रिसाइड इज द किलिंग ऑफ मदर, राइट? एंड फ्रॉम द सेम वर्ड मैटर यू गेट द maternal side, paternal side, that's the pronunciation. So this is matter. और बिल्कुल वैसे ही शब्द यहां पे भी निकलेगा, जैसे पेट्रियार्की का अपोजिट आ जाए तो क्या बताओगे आप? मेट्रियार्की। मेट्रियार्की, तो मेट्रियार्की का मतलब क्या? मातृसत्ता, राइट? जहां पे लेडीज का डोमिनेंस हो उसे मेट्रियार्कल सेटअप कहेंगे। अब देखा, शब्द साइड किया हमने, लेकिन पैट्री को पकड़ के 3 वर्ड और मेट्री को पकड़ के 3 वर्ड, और ये तीनों वर्ड बन कहां से रहे? ग्रामेटिकल प्रोफाइल से। सो उसकी समझ रखनी हमें बहुत जरूरी है। मेट्रियार्कल सोसाइटी, लाइक द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन राज्यों में मेट्रियार्कल सेटअप है काफी कम्युनिटीज के अंदर, राइट? सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब पिताजी और माताजी, और अगर दोनों को एक साथ ही निपटा दिया तो क्या कहा जाएगा भाई? पैरिसाइड। पैरिसाइड, दिस इज व्हाट? किलिंग ऑफ पेरेंट्स। याद रखो बहुत आसानी से, पेरेंट्स की स्पेलिंग में PAR आता है, और बिल्कुल उसी का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। आपने दोनों को एक साथ मार दिया, या माता पिता में से किसी एक को मारा, पेरेंट को मारा, तो वो क्या हो जाएगा? पैरिसाइड। ठीक है? सो अभी दिल्ली में घटना घटी थी, आई थिंक ना 3-4 महीने पहले, जहां एक बच्चे ने, कुछ 18-19 साल के, अपने माँ
बाप और बहन तीनों को मार दिया था। सो पैरिसाइड इज द किलिंग ऑफ पेरेंट्स। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। सो पिताजी हो गए। अब चलिए, अब पतिदेव की हत्या करते हैं। सो व्हाट्स द किलिंग ऑफ हस्बैंड इज कॉल्ड? पतिदेव की हत्या को कहा जाता है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, याद रखो मैरिटल से जब फॉर्म भरते हैं आप जॉब का तो आता है ना मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल में MARIT आ रहा है, उसी से याद रखिए भाई मैरिटल तभी होंगे आप जब शादी होगी। और पति के लिए एक्चुअली रूट वर्ड है हमारा मैरिटस। मैरिटस रूट वर्ड है हस्बैंड के लिए। और देखो जो रूट वर्ड होता है एग्जैक्टली वो वर्ड में इस्तेमाल नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत संशोधन जो हैं वो होते हैं। सो मैरिटिसाइड इज व्हाट? हाँ जी, किसकी हत्या होगी भाई? ये हस्बैंड की हो गई। किलिंग तो सभी में हो रही है, बस यही ध्यान रखना है किसकी है, किलिंग ऑफ हस्बैंड। और ध्यान रखना माता जी को पतिदेव से कंफ्यूज ना कर देना है। माता जी मैट्री हैं, MATRI, पतिदेव मैरिटी हैं। और इसीलिए आपको कहा है कि मैरिटल शब्द को ध्यान में रखो। वो ध्यान में रखोगे तो फिर ये पेपर में गड़बड़ नहीं करोगे, आप नहीं सोचोगे हाँ यार कुछ ऐसा ही तो था। तो वो काम हमें नहीं करना, रजिस्टर ढंग से करना है। अब देखो मैरिटिसाइड पतिदेव की हत्या है तो पेपर में आ जाए व्हाट इज द किलिंग ऑफ वाइफ, और आता भी बहुत है। पेपर उठा के देखें आप, SSC का वन वर्ड के बहुत ही फेवरेट शब्द हैं ये, दैट इज अक्सॉरिसाइड। अक्सॉरिसाइड, और अक्सॉर जो वर्ड है ना, ये दिस इज द रूट वर्ड फॉर वाइफ। सो अक्सॉर इज द रूट वर्ड फॉर वाइफ एंड अक्सॉरिसाइड इज द किलिंग ऑफ वाइफ, बिकॉज उसके आगे CIDE लग गया तो पूरे शब्द का क्या मतलब हो गया भाई? ये किलिंग ऑफ वाइफ हो गया और नीचे वाला किलिंग ऑफ हस्बैंड हो गया। और देखो एक पैटर्न से शब्द लेके चल रहा हूं मैं, तो अगर ये मेरे दिमाग में रह सकते हैं तो आपके भी दिमाग में रह सकते हैं। Because if you're learning the vocabulary through the mind mapping techniques, what I do practice in my sessions, whether it's the sessions with you people or I go for the corporate sessions, I do practice this session, what kind of ज्ञान I am giving, जो भी जिस भी फील्ड के लिए है। तो जब माइंड मैपिंग अप्रोच से आप पढ़ते हो तो चीज़ें अपने आप दिमाग में रजिस्टर होती चली जाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह ऊपर की खाली करता हूं मैं आपके लिए, PRS। तो अब देखो अक्सर शब्द आपने सीख लिया, और यहां से आपको मान लो किसी पेपर में ये वर्ड आ जाए युक्सोरियस हस्बैंड। युक्सोरियस हस्बैंड, अभी युक्सोरियस हस्बैंड में यू नो दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हस्बैंड, एंड आपको इतनी भी समझ है कि भाई ये युक्सोरियस जो वर्ड है ये एक विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वी हैव OUS एज इन सफिक्स। तो बताइए युक्सोरियस का क्या मतलब होगा? What is the meaning of luxurious? और अब आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको अभी बस इतना पता है कि अक्सर का मतलब वाइफ होता है, और वहां से हमने एक नया शब्द बनाया युक्सोरियस, और आप और हस्बैंड से पहले वो एडजेक्टिव है। तो ये आखिर किस तरह का पति होगा यही तो बताना है आपको। तो हाँ जी प्लीज बताएं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ luxurious, व्हाट द मीनिंग यू डिकोड आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नाउ यू आर एन एक्सपर्ट, आर एटलीस्ट on the journey of becoming an expert. हाँ जी प्लीज कॉमन सेंस लगा के बता दो। वाइफ, लवर, हस्बैंड। वेरी गुड वर्षा, सो शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपकी ग्रामर क्लास कब से आएगी? आएगी भाई, पता लग जाएगा। आप सब लोग ऐप पे हैं। महेंद्र कह रहे हैं चोरू का गुलाम। महेंद्र थोड़ा सा आगे बढ़ गए भाई आप। अमित ने गड़बड़ कर दिया, मैं इसी के इंतजार में था। हु किल्ड हर वाइफ? अरे नहीं भाई, किलिंग तो तब होगी जब साइड लगा होगा। क्या बात है ऋतुराज, पत्नी व्रतापति। हाँ जी पत्नी व्रतापति, वाइफ जैसा एटीट्यूड वाला हस्बैंड। आदित्य नया मीनिंग निकाला भाई आपने। सुधाकर को भी जोरू का गुलाम लग रहा है। अरे नहीं, प्यार करने का मतलब गुलामी नहीं होती। अ डॉटिंग हस्बैंड, राइट, एक पति जो अपनी पत्नी को प्यार करता है उससे युक्सोरियस हस्बैंड कहा जाएगा। पत्नी व्रतापति बड़ा अच्छा लगा मुझे। पतिव्रता पत्नी, वैसे पत्नी व्रता पति। So this is the power actually you get out of the root word, that even if you are not aware about the meaning of a particular word, you can make an intelligent conjecture about the word. You can make an intelligent guess about the word. You can make an intelligent approximation about the word, and that is all which is going to be tested in the exams. Paper में आप
कितने ढंग से, कितने सही तरीके से अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, सही पे लैंड करते हैं, यही काबिलियत आपकी टेस्ट होती है और मैं उधर ही आपको लेके जाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पति और पत्नी के निपटारे के बाद अब थोड़ा भाई और बहन को भी निपटाते हैं। सो भाई की हत्या को क्या क्या कहोगे? द वर्ड इज फ्रैट्रीसाइड, FRATRI, फ्रैट्री हो या फ्रैटर हो, याद रखो दोनों के दोनों रूट वर्ड ब्रदर के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे फ्रैट्री है या फ्रैटर है। और पैटर्न देखो, यही तो पिताजी और माताजी में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो फ्रैट्रीसाइड जो होती है वो भाई की हत्या होती है। और यहां से एक शब्द जो आपको दिख रहा है फ्रैटर, इसके बारे में भी कई बार बात हुई है पेपर्स में। यहीं से एक शब्द निकलता है फ्रटर्निटी, फ्रटर्निटी। और जैसे कि एसएससी पूछता है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम, तो आपको अगर फ्रैटर्निटी का एंटोनिम पूछा जाए तो वो क्या होगा? दैट विल बी सॉरोरिटी। याद रखिएगा, ये रूट वर्ड बहुत ही फायदे का मेथड है। मैं बार बार बात करता हूं, पहले वीडियोस में आपने सुना होगा कि ये आपके 3 क्वेश्चन टाइप्स में सीधा मदद करता है आपको। कौन कौन से? एक तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, अब पेपर में कहीं आएगा व्हाट्स द किलिंग ऑफ वाइफ इज कॉल्ड। आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ढंग से क्लास में इस चीज को समझा है, रटना नहीं पड़ेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा स्पेलिंग एरर्स, क्योंकि शब्द किन टुकड़ों से मिलकर बन रहा है वो आपको पता है। और तीसरा सिनोनिम और एंटोनिम में भी बहुत फायदा होता है अगर आपको पता है कि किस रूट वर्ड का अपोजिट कौन सा रूट वर्ड है। सो फ्रैटर्निटी होता है भाईचारा, सॉरोरिटी क्या होता है? वो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, तो सॉरोरिटी सिस्टरहुड हो जाएगा, राइट। सो फ्रैट्रीसाइड की बात अगर हम करें तो ये हो गया भाई की हत्या। और आपको रूट वर्ड का पता लग गया कि SOROR ये रूट वर्ड है किसके लिए? सिस्टर के लिए। तो इसीलिए सॉरोरिसाइड, SORORICIDE, सॉरोरिसाइड क्या हो जाएगा? सरार बस याद रखो सिस्टर है, सॉरोरिसाइड किलिंग ऑफ सिस्टर हो गया, ठीक है। सो भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सबकी बात कर ली हमने। और इसी सरार से ही क्या बनता है? सॉरोरिटी। इंग्लिश स्पेशल का न्यू बैच जल्दी आएगा भाई, बट मैं शायद बैंकिंग स्पेशल लेके आऊं इंग्लिश के लिए, बिकॉज बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता ही है कि SBI PO के लिए 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज और SBI में क्लर्क के लिए 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड टू क्रैक द एग्जाम्स लाइक SBI, which is in the banking exams at the highest level, you have to have a good command over vocabulary, over grammar and more over comprehension. बिकॉज जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है कॉम्प्रिहेंशन ही टेस्ट होता है। इसीलिए बैंकिंग पेपर में देखो तो पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, समरी राइटिंग, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अगर ग्रामर भी पूछते हैं सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बेस्ट रीस्टेटमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, अलग अलग नाम दे करके वो पूछते हैं। और इवन ग्रामर के क्वेश्चन भी बैंकिंग लेवल में बड़े बड़े पैराग्राफ में आते हैं। तो मैं इसीलिए आपको हर एरिया के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो बैंकिंग स्पेशल मैं लेके आऊंगा, बच्चों की लगातार डिमांड आ रही है, राइट। अभी एक बैंकिंग बैच चल रहा है। आ जाओ सॉरोरिसाइड, अब तो काफी निपटा लिया आपने। अब जिस शब्द से हमने शुरुआत की थी वो आपको पता है, जेनोसाइड से ये सारी बात शुरू हुई थी, क्योंकि आपको मैं वर्ड करा रहा था जेनोसाइड। और बिल्कुल रिलेट करके ही पढ़ने से बेनिफिट होगा महेंद्र, नहीं तो आज तक बेनिफिट हो ही गया होता ना भाई। तो दूसरों के ज्ञान से चलने की जरूरत ही नहीं है। अब आप खुद अपने आप से पूछ लो कि आज की क्लास में जितने वर्ड हुए, चाहे मैंने कुछ वर्ड आपको यूसेज वाले बताए, वो तो सिर्फ पर्पज उसका सिर्फ ये था कि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस इन द रियल टाइम सिनेरियो इन द एग्जाम्स। वो थोड़ा सा एहसास कराने के लिए मैंने आपको वो शब्द बताए कि भाई सभी शब्दों का मतलब लोगों की हत्या ही है। मास किलिंग का क्या डिफरेंस होता है, या ये 3 शब्द गड्ढों के लिए इनमें क्या डिफरेंस होता है, या ये 3 शब्द लड़ाइयों के लिए उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वो पेपर में वही टेस्ट होगा जो आपको आने वाले क्लासेस में सिखाऊंगा। और साथ में आप ये देख रहे हो तो वो भी सारे वर्ड आई होप कि सभी को याद हो गए होंगे, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज रटते हो तो भूलने का खतरा हमेशा बना रहता है, और अगर कोई चीज समझ आती है ना तो वो जिंदगी भर नहीं भूलती। तो मेरी क्लास में चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, समझ आता है। इसीलिए यहाँ टिप्स ट्रिक्स नहीं समझ में, वो बच्चों वाला काम नहीं होता, और टिप्स ट्रिक्स के जमाने भी निकल चुके हैं।
वो 10 साल पहले होते थे। आजकल पेपर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है, और आप देख रहे हो हर साल जो भी एग्जाम है वो अपने लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप एसएससी की ही बात कर लो, 17 में जब प्री का एग्जाम हुआ तो जिन क्वेश्चन टाइप से प्री में पेपर में क्वेश्चन नहीं आते थे उनसे आए। क्लोज टेस्ट प्री में नहीं पूछा जाता था। PQRS पैराजम्बल्स अच्छे लेवल के आए थे, वो प्री में नहीं पूछे जाते थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज भी प्री में आए, एक पैसेज 10 नंबर का। तो पेपर वाले हमसे पूछ के थोड़ा ही देंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो प्री में कहां आता है, ये तो मेंस में आता है। अरे भाई आप अपनी तैयारी पूरी रखो, वो चाहे एग्जाम एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी पूछें, हमारी तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए। तो मेरी तैयारी, मेरी क्लासेस उसी की तरफ लेके जाती हैं थोड़ा आपको। जेनोसाइड बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आइए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड, अब देखो यहां पे जो शब्द है रेजिसाइड, यहां पे याद रखना बिल्कुल आसान है। इसी रेजी से एक शब्द बनता है रिजीम, सुना होगा आपने। यूपीए रिजीम, एनडीए रिजीम, बीजेपी के शासन काल में, कांग्रेस के शासन काल में। तो रेजी वर्ड जो है एक्चुअली ये किंग के लिए है, राजा के लिए रूट वर्ड है। तो राजा जो है शासक है, वहीं से तो शासन काल आएगा, तो रिजीम वर्ड वहीं से पैदा हुआ है। यानी साइड है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज किलिंग ऑफ किंग। राजा की हत्या को क्या कहोगे एक शब्द में, रेजिसाइड कहोगे आप। और उसके बाद अब देखो बोर्ड भर जाता है यार, ये आपको बहुत सारे केसेस में दिखाई देगा। जब मैं वोकैबुलरी कराता हूं तो फिर वो काफी तेजी से, क्योंकि डिस्कशंस इतने सारे शब्द होते हैं एक रूट वर्ड से। और आई होप कि ये भी आपको एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लगता होगा, यार मैं काफी अमीर हो रहा हूं, एक ही वर्ड के साथ बहुत सारे शब्द पता लग रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी जगह बनाते हुए बाकी शब्दों को भी लिख लेते हैं। हाँ जी, तो रेजिसाइड के बाद द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगला शब्द है आपके पास, थोड़ा सा और छोटे आते हैं इंसानों में, तो इन्फेंटिसाइड। अब ये बहुत बेसिक शब्द है। इन्फेंट कौन होता है आपको पता है, नवजात बच्चा, जिसे हम शिशु कहते हैं। और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंटिसाइड, ये बार बार डॉक्यूमेंट्स में भी दिया जाता है। और जो नवजात बच्चों की मृत्यु का दर है वो किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। तो इन्फेंटिसाइड बेसिक वर्ड, इन्फेंट यू नो द मीनिंग। अगला शब्द आता है फीटिसाइड। फीटस कौन होता है भाई, भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या की इंग्लिश क्या होती है, फीटिसाइड। आपके पास फिर शब्द आता है लिबर्टीसाइड। लिबर्टीसाइड, अभी चुनाव हो रहे हैं, आपने ये भी न्यूज में देखा होगा कि इवन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं या थिएटर आर्टिस्ट हैं या जो भी लोग फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, एक वर्ग ऐसा आया जो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालने की अपील कर रहा था जनता से। और फिर अभी 2 दिन पहले फिर करीब 1000 आर्टिस्ट का एक ग्रुप आया जो ये कह रहा है कि नहीं बीजेपी के समर्थन में वोट दें। तो जो लोग बीजेपी के अपोजिशन में जो बात करते हैं वो लॉजिक क्या देते हैं कि दिस इज अ लिबर्टी, दिस गवर्नमेंट हैज अ लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी। अब देखो नया शब्द निकला और वो शब्द सारे वर्ड से निकलेगा। अब मैंने इसके आगे एल लगा दिया तो वर्ड मैंने क्या बोला है अभी, लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी। यानी सरकार जो है वो लोगों की लिबर्टी में, रूट वर्ड आपका लिबर है, लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री, वहीं से लिबर्टी आता है, फ्रीडम। सो लिबर्टी की हत्या करना यानी लोगों की स्वतंत्रता की हत्या करने वाली टेंडेंसी है सरकार की, ऐसा सरकार के क्रिटिक बोलते हैं, ये आरोप लगाते हैं वो कि लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी है, सरकार जो है वो लोगों को दबा रही है, ऑप्रेस कर रही है, इस तरह के आरोप। विपक्ष हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। सो दिस इज कॉल्ड लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी, लिबर्टीसाइड। और देखो फिर इसके बाद आपके पास कीड़े मकोड़ों की भी पूरी जमात आ जाएगी। कौन कौन सी है भाई, वो भी पता है आपको। सो दैट इज व्हाट, that is pesticide, germicide, ठीक है ना, FUN फंगिसाइड। ये सब पेस्ट को, जर्म्स को, फंगस को, ये सब मारने वाले हैं, ये CID हैं। सो जिन दवाओं के थ्रू आप निपटारा करते हैं वो पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड कहा जाता है। तो फीटिसाइड का मतलब उषा होता है भ्रूण हत्या, फीटस, यानी बच्चा मां के गर्भ में जब है तो वो भ्रूण ही तो है।
तो उसी को फीटस की किलिंग को फीटिसाइड कहा जाता है, भ्रूण हत्या। बहुत बेसिक वर्ड है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेज में भी मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो एसएससी के अंदर हर बैकग्राउंड से पैसेज आपको मिलते हैं, सरकारी योजनाएं भी होंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, मैनेजमेंट, फिलॉसफी भी काफ़ी आने लग गया अभी तो, कॉम्प्रहेंशन के बैच में स्टूडेंट कर रहे हैं। सो लिबर्टी साइड जय जो है लिबर्टी से बना है मेरे भाई। लिबर का मतलब फ्रीडम है, और फ्रीडम की हत्या, तभी तो यहां बताया लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी, यानी आप क्या खाएंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको जब कोई और डिक्टेट करे तो उसे क्या कहा जाता है, लिबर्टीसाइडल टेंडेंसी। और लिवर जो है, अब सौरभ पूछ रहे हैं पेस्टिसाइड की हिंदी। अरे भाई अब पेस्टिसाइड की हिंदी है, बताओ भाई पेस्टिसाइड की हिंदी सौरभ को। अब इसके लिए ना किसी बायोलॉजी वाले एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या पेस्ट्स हैं, क्या जर्म्स हैं, क्या फंगस हैं, क्या वायरस हैं। यहां पे हम एक अप्रोच लेके चलते हैं, लेकिन देखो यहां पे ये भी रटना भी नहीं है आपको कि CIDE से आने वाला हर शब्द जो होगा वो किलिंग ही होगा। अब जैसे हमारे पास वर्ड है क्वैनसाइड, तो अब ऐसा थोड़ी बोलोगे आप कि क्वाइन सर सिक्का होता है और साइड किलिंग है, तो सिक्कों की हत्या को हम क्वाइन साइड कहेंगे। अरे नहीं भाई, ये को इंसिडेंस से बना है, राइट। तो ऐसा नहीं कि हमें जो लग रहा है वही होगा, हो सकता है उसका जन्म और भी किसी तरीके से हुआ हो। तो ये हमारे रूट वर्ड का पूरा मामला है। और थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं, पहली क्लास है आपकी। इंग्लिश लैंग्वेज की कहानी हमारी 450 से शुरू होती है, एक्चुअली 450 AD। सो 450 से लेकर के 1066 तक का जो पीरियड है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश ईरा। ये ओल्ड इंग्लिश ईरा है, मोटा मोटा। ये 1066 से लेकर के 15th सेंचुरी तक जो है के एंड तक का जो पीरियड है, इसको मिडिल इंग्लिश कहते हैं, राइट। ये मध्यकालीन हो गया। थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास है मोटा मोटा, क्योंकि जब हम रूट वर्ड की बात करते हैं तो रूट वर्ड में लैटिन, ग्रीक, जर्मन, बहुत सारे शब्दों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज इन जनरल, इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 300 लैंग्वेजेस। 300 से ज्यादा भाषाओं से शब्द इस भाषा के अंदर हैं। खिचड़ी है ये, इसीलिए अंग्रेजी ज्यादा परेशान करती है। और ग्रामर भी हमारे संस्कृत और हिंदी की तरह लॉजिकल नहीं है इसका, ये भी दूसरी दिक्कत है। अब आप देखो, जैसे आप जब प्रोनाउन पढ़ते हो तो यू नो इन द फर्स्ट पर्सन यू हैव आई एंड वी, वेयर आई इज सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल, बट इन द सेकेंड पर्सन यू हैव ओनली यू। चाहे आप बात तुम की कर रहे हो, तुम दोनों की कर रहे हो, या तुम सब की कर रहे हो, आपके पास सिर्फ यू है। एंड व्हेन यू यूज लाइक ही, शी, इट, दे, यू हैव 4 pronouns फॉर ऑल 4 genders। तो कहां लॉजिकल है भाई? संस्कृत में तो फिर भी आपके पास सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, बड़ा सिस्टमैटिक है। तो इंग्लिश में ये सारे चैलेंजेस आपको फेस थोड़े करने पड़ते हैं, राइट। सो इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आप देखो तो 16th सेंचुरी से लेकर के ना 16th-17th सेंचुरी जो है, ये करीब 200 साल का पीरियड जो है, आप जो है इसको अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बोलते हो, ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है। और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो अंग्रेजी भी बड़ा प्रभाव होता है भाषाओं का। हमने कितने शब्द दिए यार इंग्लिश में, ठीक है। तो अब जैसे हमारी ही बात करो आप, भारत का प्रभाव, ये देख लो वर्ड जगरनॉट। जगरनॉट, अब ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? अनस्टॉपेबल फोर्स, अनस्टॉपेबल फोर्स, ये इसका मतलब है। और लेकिन शब्द कहां से बना हुआ है? तो ये बना है जगन्नाथपुरी से, ज्यादा पुराना नहीं है। जब अंग्रेजों ने पुरी की रथ यात्रा देखी, जहां लाखों लोगों का हुजूम 30-30 फीट ऊंचे रथों पे, वो 3 देवताओं और एक देवी को, मतलब 2 देवता और एक देवी को लेकर के जो रथ यात्रा निकलती है पुरी की, जब वो रथ यात्रा देखी उन्होंने, तो बिल्कुल ही मतलब दे गॉट फ्लैबागास्टेड ऑफ द फैक्ट कि यार क्या जुनून है, क्या पागलपन है। और ये जो लोगों का हुजूम है, इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो जगन्नाथ से जगरनॉट निकला उनके मुंह से, और जगरनॉट का मतलब क्या बन गया? अनस्टॉपेबल फोर्स। एंड अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का खासा प्रभाव अभी ब्रिटेन में है,
राइट। यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा में आप देखें तो हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत बेहतर अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, और जिन अंग्रेजों के ने हमें गुलाम बनाया, अब हम उनसे काम कराते हैं। तो हमारे बहुत सारे शब्द जैसे करी है, राइट, तो करी भी अभी इंग्लिश वर्ड है, चटनी इंग्लिश वर्ड है, इवन जुगाड़ शब्द भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड बन चुका है, जुगाड़, जिसमें भारतीय लोग बहुत बेहतर माने जाते हैं। और जुगाड़ को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस तरीके से डिफाइन करता है, तो कहा जाता है कि भाई इंडियंस आर वेरी गुड इन फ्रूगल इनोवेशन, यानी भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का सस्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में बड़े बेहतर होते हैं। सो जुगाड़ इज नाउ द अगेन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड। और आप तो फेसबुक यूज करते हो, यू नो द फैक्ट। आप बताओ, फेसबुक के पहले लाइक के साथ हा था क्या? नहीं था ना, हा नहीं था। अब आप लाइक के साथ इतना कुछ पाते हो। तो जब देखा उन्होंने, भाई हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, 1.3 बिलियन है हम, 7.25 अरब की जनसंख्या में, तो हम जो करेंगे वो दुनिया का ट्रेंड तो बनेगा ही। तो उन्होंने क्या किया कि फेसबुक वालों ने उधर हा भी डाल दिया। उनको क्या पता कि हा क्या होता है अमेरिका में। सो इस तरीके से भाषाओं के ऊपर संस्कृतियों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनता है। बाओ, एक वर्ड और ही कर लेते हैं यार, इंटरेस्टिंग, लास्ट में जाते जाते आज की क्लास के। जैसे आज जो वर्ड आप मैम देखते हैं, वो कहां से बना हुआ है भाई? वो कुछ ऐसा था। कब था ये था 13th सेंचुरी में, आज से करीब 700 साल पहले ये वर्ड ऐसा था। फिर थोड़ा पास आया ये माँ और डेम, तो ये फिर क्या बना भाई? ये बना मजाम। अभी भी एक ब्रांड है, यू नो दैट, लेडीज का। फिर टूटते टूटते कहां पहुंचा? मैडम पहुंचा। और आज हम इसको क्या बोलते हैं? मैम बोल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके 700 साल की जर्नी में इसके मतलब के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया भाई? Ma word was what? The literal meaning of ma was my, and the dame, the literal meaning of dame is the lady, right? So my lady यानी अपनी वाइफ को मडाम कहा जाता था पहले, अपनी वाइफ, my dame lady। आपने सुना होगा एक एक्सप्रेशन, idiomatic expression, damsel in distress, damsel in distress, right? This is an expression। डैमसेल इन डिस्ट्रेस का क्या मतलब है? हाँ जी, बेचैन कन्या, राइट। तो एक बेचैन हसीना जो है, बड़ी परेशान है, क्या करूं, राइट, उसे कहा जाता है डैमसेल इन डिस्ट्रेस। और डैमसेल भी देखो एक खास एज ग्रुप की लड़की को कहा जाता है। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर गहराइयों में जाते हैं, वो सिर्फ गर्ल नहीं है, उधर वो डैमसेल भी है, वो लैस भी वर्ड है, लैड का अपोजिट लैस, LASS। सो डैमसेल वर्ड एक्चुअली इस्तेमाल होता है वही जो मतलब किशोरावस्था से टीन एज में पहुंच रही है। एंड देयर इज अ पंजाबी वर्ड फॉर दैट, मुटियार, व्हाट दे यूज इन द लॉट ऑफ सॉन्ग्स एज वेल। सो पंजाबी मुटियार, सो यंग गर्ल को डैमसेल कहा जाता है। और उसी डैम वो लेडी, तो माई लेडी, अपनी लेडी को मडाम कहते थे। लेकिन आज क्या करते हैं हम? अपनी वाइफ को छोड़ करके बाकी सबको क्या बोलते हैं? मैडम बोलते हैं। तो जब शब्द बना था तो उसका मैडम का मतलब था अपनी वाइफ, और अब मैडम का मतलब अपनी वाइफ छोड़ के सभी कुछ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वोकैबुलरी, और ये सारा इंटरेस्ट आप आने वाली क्लासेस में देखेंगे। टुडे इज द फर्स्ट क्लास। और अब कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको अपने एंड पे करनी है मुझसे कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे तो कनेक्टेड है ही हैं आप, बहुत सारे फोरम्स मैंने बना रखे हैं कि भाई आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और सभी फोरम के नाम भी एक हैं। सो नाम क्या है वो देख लें आप। ये है इंग्लिश एक्सपो, दिस इज इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, राइट, दिस इज द नेम। एंड ये एड्रेस किसका है भाई? तो ये एड्रेस आपका फेसबुक FB पेज का भी है और ग्रुप का भी है। FB पेज, FB ग्रुप, और अभी 2 दिन पहले, आज ही दूसरा दिन होगा, मैंने YouTube चैनल भी आपकी सेवा में शुरू कर दिया है, ठीक है। तो क्लासेस में तो इतना कुछ डिटेल में आपको पढ़ाता ही हूं सब कुछ, चाहे वो ग्रामर है, वोकैबुलरी है या कॉम्प्रिहेंशन है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो देने का मन करता है आपको। जैसे आप कभी पंक्चुएशन नहीं पढ़ते, मुझे पता है। मैं क्लास में पढ़ाऊं तो बच्चा कहेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये पेपर में तो नहीं आता। लेकिन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पंक्चुएशन, कि कहां पे कॉमा लगता है, कहां सेमी कॉलन लगता है, कहां कॉलन लगता है, कहां M डैश लगता है, कहां N डैश लगता है, ये टेक्निकल चीजें कभी तवज्जो हमने दी ही नहीं।
और इसीलिए अंग्रेजी में हमेशा विकलांग रहते हैं। और ये बात आपको पता है कि हमें मातृभाषा बिल्कुल आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको अपनी भाषा पे कमांड बहुत बेहतर होनी चाहिए, वो आपको रूट्स प्रोवाइड करता है, बट द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड्स यू द ब्रांचेस। सो इफ यू वांट टू ग्रो in a multifaceted manner, in an all-round manner, then you have to be equipped with a good knowledge of this language. And ये बताने की जरूरत नहीं है, you are aware of this fact. And जैसे जैसे आप बेहतर एग्जाम्स की तरफ जाएंगे, you know कि सिलेक्शन प्रोसेस में there are 3 stages: प्री टेस्ट, प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स जिसको कह लेते हैं हम, या कुछ भी नाम दे दो, टियर 1 बोल दो आप उसको। तो पहला स्टेज प्री का, फिर मेंस का, और तीसरा स्टेज हर अच्छे एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन। जैसे बैंकिंग की बात है, एसबीआई का आया हुआ है अभी आपके पास नोटिफिकेशन, तो एसबीआई में वो लास्ट में आपको ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या कि प्री और मेंस में परफॉर्म करने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट टू टेस्ट यू एज एन कैंडिडेट, एंड जो इंटरव्यू होता है दैट इज द टेस्ट द डेप्थ ऑफ योर कैंडिडेचर, कि आपके अंदर गहराई कितनी है। तो जब ऐसे पढ़ाई करोगे तो गहराई होगी, तब ये नहीं कहोगे सर ये सब के सब सिनोनिमस हैं, सभी का मतलब नरसंहार होता है। समझाओगे सामने वाले को कौन सा वर्ड कहाँ लगता है, और जब ये समझ सामने वाला देखता है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग है ना बचपन से, वो हमेशा एग्जाम पास करने के लिए या नौकरी पाने के लिए टॉपर वाली रही है। वी हैव नेवर एंजॉयड आवर स्टडीज, और मेरे साथ you will enjoy, and I hope that you must have enjoyed this very session. थोड़ा आपने खुद कहा तो मैं थोड़ा एजेंडे से बदल गया, अदरवाइज मेरा आज पूरा मन था आपको सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ड कराना, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा कि थोड़ा आप ये भी सीख लो और देखो कि एक शब्द के साथ कितनी सारी चीजें हैं। तो ये पेज को, FB पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ग्रुप पे मेरे को आप रिक्वेस्ट भेजना, मैं ग्रुप में भी आपको कनेक्ट कर दूंगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल नया चैनल है, आपका ही चैनल है, और इसको थोड़ा वायरल बनाएं, बिकॉज फायदा हो। क्लासेस में तो फायदा ले रहे हैं, इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा पंक्चुएशन या ग्रामर की बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो जनरली कोर्स में नहीं पढ़ते आप, लेकिन आपको परेशान करती है, या न्यूज़पेपर, जैसे वर्षा का क्वेश्चन था अभी कि सर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, वो सारी बातें उस चैनल पे आपको फ्री में उस तरह का ज्ञान मिलता रहेगा। ठीक है, सो I hope you people must have enjoyed this particular session. Yes or no? How was the experience of this class? This was the very first class. एंड अभी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बतानी है मैं, लेकिन मैंने सोचा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें पहली क्लास में बताऊंगा तो थोड़ा परेशान हो जाओगे, तो इसीलिए कुछ सीधा आपको अभी पेपर से ओरिएंटेड बताया है। फ्रूट्स वाली बात की है, लेकिन अभी हम काम जड़ से शुरू करेंगे, इसीलिए वोकैबुलरी स्पेशल बैच होता है। काम रूट से शुरू होगा, देन तनों से होते हुए ब्रांचेज, और फिर आपका जो पेड़ है जीवन रूपी वो बहुत ही फलदार हो जाएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप राइजिंग, keep shining. Thank you.